तो अगर किसी भी कारणवश आप अपने लोन का ईएमआई समय पर नहीं भर पा रहे हो तो आगे क्या होगा? सीधा आपके घर रिकवरी एजेंट्स पहुंच जाएंगे या फिर आपको कोर्ट से नोटिस आना शुरू हो जाएगा? मतलब पूरा प्रोसेस क्या रहेगा और इन सब में आपके पास क्या हक है, मतलब आपके पास क्या राइट्स है, आप इन सब में क्या कर सकते हो और इन सब में आरबीआई का क्या कहना है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब जो भी इस वीडियो को देख रहा है हो सकता है कि उसकी पहली ईएमआई लेट हो चुकी हो या फिर जो आने वाली ईएमआई वो समय पर ना भर पाए, इसलिए वो इस वीडियो को देख रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि जो बंदा इस वीडियो को देख रहा है वो अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डरा हुआ हो। तो सबसे पहले आपके डर को खत्म करते हैं और ये देखते हैं कि इन सब में आपके पास क्या हक रहता है और फिर वीडियो के आगे पूरी प्रोसेस भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में ना आपके पास क्या राइट्स है। तो इसमें सबसे पहला रूल है फेयर प्रैक्टिस कोड और ये सारे रूल्स आरबीआई के वेबसाइट पर पब्लिश किए हुए हैं, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। तो फेयर प्रैक्टिस कोड के अंदर आरबीआई बोलता है कि डिफॉल्टर के साथ आपको फेयर ट्रीटमेंट करनी चाहिए, लाइक आपको ठीक से बर्ताव करना चाहिए। कोई हैरेसमेंट नहीं, कोई डराना नहीं, कोई धमकाना नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको रिस्पेक्टफुली डिफॉल्टर को ट्रीट करना पड़ेगा। तो दूसरा राइट आपके पास है वो है प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड। जैसे कि इसमें आरबीआई बोलते हैं कि आपकी जो सारी जानकारी है, फोन नंबर वगैरह, वो प्राइवेट रखा जाएगा, क्योंकि कोई भी बैंक आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को कॉल करके उनके सामने आपकी बेइज्जती नहीं कर सकते। फिर जो तीसरा रूल है वो है रिकवरी एजेंट से रिलेटेड, यानी कि जो रिकवरी एजेंट है उनको सबसे पहले तो आपसे बात करके एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा और उसी समय उनको आना पड़ेगा। दूसरी बात, उनके पास एक आईडी होना चाहिए और एक लेटर होना चाहिए जिस पर बैंक ने उनको ऑथोराइज किया हो आपसे रिकवरी करने के लिए। और तीसरी बात है कि उनको एक फिक्स्ड समय पर ही आना पड़ेगा, जो उनका टाइम ड्यूरेशन है उसी दौरान उनको आना पड़ेगा। जनरली 7 बजे के बाद कोई भी एजेंट आ नहीं सकता। अब वैसे तो और भी कई सारे पॉइंट्स है, लेकिन 3 से 4 मोटा मोटी ने आपको बता दिया जिससे कस्टमर को सबसे ज्यादा डर लगता है। तो अब हम लोग देखने वाले कि यार ये जो रिकवरी का प्रोसेस है ये होता कैसा है, और वीडियो को थोड़ा सा गौर से सुनना क्योंकि यहाँ पर हम लोग टेक्निकल बातें भी करने वाले हैं। रिकवरी का प्रोसेस समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत के अंदर सिर्फ 2 तरीके के लोन होते हैं। अब काफी सारे लोग कहेंगे कि यार हमें 3 से 4 लोन पता है, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन। तो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन इन सबको मेजरली 2 ही बकेट्स के अंदर डाला जाता है और वो है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। दोनों का रिकवरी प्रोसेस अलग अलग है, हम एक एक करके दोनों का प्रोसेस देखें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनसिक्योर्ड लोन्स की, क्योंकि मैक्सिमम डिफॉल्ट ना। तो अनसिक्योर्ड लोन के अंदर जैसे आप अपनी ईएमआई मिस कर देते हो तो बैंक आपको 3 बकेट में डालता है। डिपेंड करता है कि आपने अपने ईएमआई को मिस किए हुए कितने दिन हो चुके। सबसे पहले जो बकेट है वो है 0 to 30 डीपीडी। डीपीडी यानी कि डेज पास ड्यू, यानी कि कितने दिन हो चुके हैं आपको अपनी ईएमआई को मिस करे। अगर आपने 30 दिनों की देरी करी है, मतलब 30 दिनों के अंदर ही देरी करी है, तो इस जो कैटेगरी में आपके ऊपर कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया जाएगा। बस आपका जो डेटा है वो फॉरवर्ड किया जाएगा थर्ड पार्टी एजेंसी को, ताकि वो आपको कॉल करके रिमाइंड करे कि आप अपनी ईएमआई भर दीजिए। और इसमें आपको हर 2 से 3 दिन में एक कॉल आएगा एज ए रिमाइंडर। अब इस केस में ना पहले 3 दिन तक आपके क्रेडिट स्कोर को कुछ नहीं होगा, फिर उसके बाद आपको एक ग्रेस पीरियड मिलेगा और वो खत्म होते ही आपका क्रेडिट स्कोर एकदम तेजी से गिरना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी बात करते हैं कि अगर आपकी ईएमआई को मिस हुए 30 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, तो यहाँ पर बैंक अब आपको सीरियसली लेना शुरू कर देगा और आपको डाल देगा 30 to 60 डीपीडी कैटेगरी में, और उसी के साथ साथ आपको डालेगा SMA1 कैटेगरी में। SMA यानी कि स्पेशल मेंशन अकाउंट। इसका मतलब आपके अकाउंट को अलग से टैग कर दिया जाएगा एंड योर अकाउंट विल बी फ्लैग्ड बाय आरबीआई एंड बैंक बोथ। दरअसल जो बैंक्स होते हैं इनके पास ये SMA1 की एक बड़ी लिस्ट होती है जिनको वो क्लोजली मॉनिटर करते हैं, और स्पेशल डिपार्टमेंट्स भी होते हैं इन सब चीजों की। जब आप 30 to 60 डीपीडी कैटेगरी में आओगे तो आपको जो कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे वो बहुत सारे आएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी एजेंसी आपको बहुत एग्रेसिवली फॉलो करेगी। तो अब बात करते हैं कि अगर आपने 60 दिन हो चुके हैं फिर भी ईएमआई पे नहीं करी, तब फिर आपको शिफ्ट किया जाएगा 60 to 90 डे डीपीडी कैटेगरी के अंदर। यहाँ पर बैंक की टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि बैंक को समझ आ जाता है कि अगर किसी ने पे करना होता तो वो अभी तक पे कर चुका होता, अब तक पे नहीं किया है, इसका मतलब पेमेंट आना काफी मुश्किल है। उसके बाद आपको ऐड किया जाता है SMA2 कैटेगरी के अंदर, जहां पर आरबीआई और बैंक के लिए जो ये अकाउंट्स होते हैं जिनको इस कैटेगरी में डाला होता है वो सबसे ज्यादा रिस्कीस्ट होते हैं। इसके बाद ना आपको एजेंसी के द्वारा काफी सारे फोन आएंगे, मल्टीपल फोन आएंगे एक दिन के अंदर। अब यहाँ पर हो सकता है कि वो आपको डराए धमकाए, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको समय पर ईएमआई नहीं भरनी चाहिए, बिल्कुल आपको भरनी चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ आपको आपके हक, आपके राइट्स भी मालूम होने चाहिए, और ये भी मालूम होना चाहिए कि इन केस यू आर नॉट एबल टू पे, बैंक क्या एक्शन ले सकता है। तो अब बात करेंगे 90 दिन हो चुके हैं और अब तक अभी तक आपने ईएमआई नहीं भरी है, अब आगे क्या होगा। ऐसे में आपका जो अकाउंट है वो एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा। बैंक आपके ऊपर लीगल एक्शन लेना शुरू कर देगा। 90 दिन के बाद आपको 3 से 4 दिन के अंदर 3 नोटिस आएंगे। सबसे पहला आएगा सेक्शन 138
जो कि चेक बाउंस से रिलेटेड है, दूसरा LRN यानी कि लोन रिकॉल नोटिस, और तीसरा है DLN यानी कि डिमांड लीगल नोटिस। एक तरीके से ना ये नोटिस हमें ये बताती है कि अब इसमें कोर्ट भी इन्वॉल्व हो चुका है और बैंक भी काफी सीरियस हो चुका है आपसे लोन रिकवर करने के लिए। 90 दिन के बाद बैंक आपकी जो केस है वो रिकवरी एजेंसी के पास भेज देगा और ये थर्ड पार्टी द्वारा किया जाता है। लाइक जितना भी वो एजेंसी लोन रिकवर करके देगी उसमें से कुछ कमीशन बैंक उनको देगी और ये कमीशन 50% तक भी जा सकता है। अब हर 3 से 4 दिन बाद रिकवरी एजेंट्स आपके घर आना शुरू कर देंगे और हो सकता है कि वो आके आपको डराए धमकाए कि आपको 5 से 10 साल की जेल हो जाएगी, 10 अलग तरीके के केस हम आपके ऊपर डाल देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको एक चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बैंक आपके ऊपर 3 केसेस लगा सकता है। यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन 130 है जो कि चेक बाउंस से रिलेटेड है। जैसे कि आपको याद होगा लोन लेने से पहले आपने एक चेक साइन किया होगा, तो जैसे आप EMI मिस करते हो बैंक वो चेक लगा देता है और जैसे वो चेक बाउंस होता है तो आपके ऊपर मतलब वो ये सेक्शन आपके ऊपर लागू हो जाता है। तो इस केस में आपको 2 साल की सजा होती है। दूसरा आता है सेक्शन 25 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। अब यहाँ पर काफी सारे लोग आजकल डिजिटल अकाउंट खुलवाते हैं तो वो चेक वगैरह साइन नहीं करते, वो नेट साइन करते हैं। तो ऐसे में अगर यहाँ पर भी कुछ डिफॉल्ट होता है तो आपको यहाँ पर भी 2 साल की सजा होती है। और तीसरा है सेक्शन 420 जिसके अंदर जो कि रिलेटेड है चीटिंग से। तो अगर आपने कोई झूठ बोल के लोन लिया है या फिर नकली आपने कुछ आधार कार्ड सैलरी स्लिप सबमिट करी है तो इस केस में आपको ये जो सेक्शन है ये लागू हो सकता है। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो इसका केस आपके ऊपर नहीं लगेगा। आमतौर पर ना बैंक इतने स्ट्रिक्ट स्टेप्स नहीं लेता है, लेकिन वो ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं सेटलमेंट के केस में। तो सेटलमेंट का मतलब क्या है कि मान लो आपने 1 लाख का लोन लिया और उस पर 20,000 का इंटरेस्ट बनता है, तो आप लोगों को देना है 1,20,000। तो बैंक बोलेगा चलो यार 1,20,000 बनता है, आप 1,10,000 दे दो, 10,000 हम लोग माफ कर देंगे। फिर आप बोलोगे यार इतना पैसा तो नहीं है, तो बैंक बोलेगा ठीक है काम करते हैं 10,000 भी माफ कर दो ऊपर के, हमें हमारा बस प्रिंसिपल जो 1 लाख है वो दे दो। फिर से आप बोलोगे यार इतने तो पैसे नहीं है, फिर ऐसा करते करते हो सकता है कि बैंक आ जाए यार 50,000 तो दे दो, कुछ तो दो। तो ऐसा करते करते वो प्रोसेस चलता रहेगा और फिर वो सेटलमेंट हो जाएगी। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर आपका जो सेटलमेंट है वो सिविल पर आ गया तो अगले 8 से 10 साल के लिए आपको कोई लोन नहीं मिलेगा और कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। चलो ये तो बात हो गई अनसिक्योर्ड लोन्स की। अब बात करते हैं सिक्योर्ड लोन्स की। अब यहाँ पर जनरली बैंक उतने डेस्परेट नहीं होते क्योंकि उनको उतना टेंशन नहीं होता है, क्योंकि वो लोन के बजाय आपसे कुछ ना कुछ गिरवी रखते हैं, जैसे कि घर हो गया, गाड़ी हो गई, कुछ ना कुछ वो पैसे देने से पहले आपसे कुछ ना कुछ गिरवी रखेंगे। इस केस में ना बैंक उतना डेस्परेट नहीं होता क्योंकि उनको पता है कि अगर कुछ भी हो जाता है तो जो गिरवी रखा हुआ है उसको बेच के अपना पैसा निकल जाए। सिक्योर्ड लोन्स के चक्कर में ना सरफास एक्ट पिक्चर में आ जाता है और ये पावर देता है बैंक्स को बोरोस के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। इसमें ना 90 दिनों से जो पहले का प्रोसेस रहता है वो सेम अनसिक्योर्ड लोन जैसे रहता है, बस 90 दिनों के बाद इसके अंदर आपको बैंक एक पोजीशन नोटिस भेज देगा। इन केस ऑफ होम लोन बैंक आपके घर के ऊपर पोजीशन का नोटिस भी लगा सकता है। आप लोग बोलोगे यार ऐसे कैसे जब्त कर सकते हो, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ EMI पे करने की। और सच बताओ तो बैंक भी कोर्ट भी बैंक को इतनी आसानी से परमिशन नहीं लेता है पोजीशन लेके ऑक्शन करने की। तो यहाँ पर सच बताओ तो बैंक को भी कोई शौक नहीं है आपका घर के पोजीशन लेके उसका ऑक्शन करने का। इसीलिए बैंक भी चाहता है कि जितना हो सके उतना सेटलमेंट हो जाए। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, बैंक यहाँ पर उतना डिस्परेट नहीं है। तो हो सकता है कि बैंक आपको सेटलमेंट ऑफर करे जिसके अंदर वो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम कर दे, लेकिन जो उनका प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो 100% रिकवर करेंगे। बस ऊपर के जो चार्जेस वगैरह है वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि आखिरकार बैंक को भी पता है कि हमारे पास एसेट तो है ही, तो अगर कुछ भी नहीं हुआ तो आखिरकार हम इसको सेल करके हमारा पैसा निकाल लेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है लोन रिकवरी का वगैरह। तो आपको अगर कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज मुझे कमेंट्स के अंदर बता देगा, आई विल ट्राई टू क्लियर इट। और एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलना एंड मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफी सारे दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये प्रोसेस पता नहीं होता और वो खामखा डरे हुए रहते हैं।